नमस्कार दोस्तों, हरियाणा स्टडी IQ चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए, अभी तक जो प्रेजेंट सिनेरियो है ना, वो क्या है कि जो पेपर का पैटर्न है वो चेंज हो चुका है। इसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है कि इंस्टेड ऑफ 4 पेपर्स देयर विल बी 6 पेपर्स, राइट। ऑप्शनल जो है हट चुका है। ऑप्शनल का पहले एक पेपर होता था, वो नहीं होगा, राइट। पहले GS का एक पेपर होता था, अब GS के 4 पेपर होंगे और इंग्लिश हिंदी का सेम है, ठीक है। तो ये जो अनाउंसमेंट है वो खुद हमारे जो CM है उन्होंने की है, राइट। तो हरियाणा में होता क्या है कि इस अनाउंसमेंट के बाद ना ये सब गैजेट में पब्लिश होगा, राइट। गैजेट में पब्लिश होगा, फिर नोटिफिकेशन आएगी, फिर हमारा प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा और इंटरव्यू होगा, राइट। तो कंपेयर टू अदर स्टेट्स, हरियाणा में जो ये प्रोसेस है ना, ये काफी फास्ट फॉरवर्ड मोड में होता है। फास्ट फॉरवर्ड मोड में समझते हो कि हमारे यहाँ पे प्री और मेंस में ना गैप बहुत ज्यादा नहीं होता। मतलब टेक्निकली कितना गैप होगा, मैक्सिमम 40 डेज 45 डेज, ठीक है। बहुत ज्यादा कर लोगे तो 2 महीने का गैप होगा। 2 महीने से ज्यादा प्री और मेंस में गैप नहीं होता। दैट्स द रीजन कि हमेशा ये कहते हैं कि आप अगर हरियाणा के लिए पहले से प्रिपेयर नहीं है ना, तो आप जो मेंस है वहां पे थ्रैश कर जाते हो, राइट। तो इसलिए कहते हैं कि हरियाणा की अगर आपको तैयारी करनी है ना, हरियाणा में अगर SDM बनना है तो आपको अपनी प्रिपरेशन थोड़ा बहुत पहले शुरू करनी पड़ेगी। तो देखिए, ये श्योर है कि नोटिफिकेशन आएगी, ठीक है। कब आएगी? हो सकता है कि जनवरी में आए, राइट। हो सकता है कि दिसंबर एंड तक आ जाए, ठीक है। बट स्टिल जब भी नोटिफिकेशन आएगी, ये तो श्योर है ना कि एग्जाम जो है वो होने वाला है। एग्जाम जो है मार्च या अप्रैल में होगा, राइट। तो अब आपको देखना है कि आपको एग्जाम डेट टारगेट करनी है कि नोटिफिकेशन की डेट टारगेट करनी है, राइट। कि आप जो है वो नोटिफिकेशन की वेट ही करते रहोगे या फिर अपनी जो पढ़ाई है या फिर जो भी आपके गोल्स है उनके लिए वर्क करना अभी से शुरू करोगे। क्योंकि ये जो टाइमलाइन है ना कि आपका प्री जो है वो मार्च अप्रैल में होगा, फिर उसके बाद जो आपका मेंस है वो मई एंड या जून में हो जाएगा, राइट। तो मतलब विदिन 6 मंथ्स आपका प्री का एग्जाम भी हो जाएगा और आपका मेंस का एग्जाम भी हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपके ऊपर है कि आपको नोटिफिकेशन की वेट करनी है तो आप कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको प्री और मेंस में जो एग्जाम टाइम चैलेंजेस है ना वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर आपको चैलेंजेस पता होंगे ना तो आप अपनी ये जो पीस टाइम स्ट्रैटेजी है ना उसको सही क्यूरेट कर सकते हैं, राइट। तो देखिए, ये न्यूज आर्टिकल है जो मैंने अभी आपको बताया कि अब 4 के जगह 6 पेपर होंगे, राइट। प्रीलिम्स में कोई चेंज नहीं है। देयर इज नो चेंज सो फार प्रीलिम्स का एग्जाम इज कंसर्न। जो भी चेंजेस हुए हैं मेंस में हुए हैं और मेंस में जो सबसे बड़ा हिंड्रेंस था हरियाणा में, दैट इज ऑप्शनल। अब वो हिंड्रेंस नहीं है। अब ऑप्शनल का कोई सीन नहीं है, राइट। अब जो भी है हमारे पास वो ये है कि सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है, राइट। और मैं आपको बता रही हूं कि ये जो गेम है ना, इस गेम में जो UPSC वाले बंदे हैं या फिर जिन्होंने मल्टीपल मेंस लिखे हुए हैं उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो इसलिए कोशिश करो कि आप अपनी जो पढ़ाई है ना उनके लेवल तक अभी आप अपना जो लेवल है ना उसको रेज कर सकते हो। तो उस लेवल पे आप वर्क करना शुरू करो, राइट। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको जो बताने वाली हूं ना वो एक्चुअली जो एग्जाम टाइम चैलेंजेस है ना मैं उनके बारे में आपसे चर्चा करना चाहती हूं, राइट। तो देखिए, अगर आपको कोई भी कोर्स खरीदना है हरियाणा HPSC से रिलेटेड तो आप जो है हमारी वेबसाइट या ऐप से खरीद सकते हैं। और अभी अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट्स लेने हैं तो आप फैकल्टी कोड यूज करिए। और जो फैकल्टी कोड है ना वो है प्रीति लाइव, राइट। और ये मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। अगर आपको किसी भी वीडियो की PDF चाहिए तो आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। तो अभी हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि देखिए ये टाइमलाइन है, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड रेंज में है, मोर और लेस ऐसा ही होगा, ठीक है। नोटिफिकेशन कब आएगी? हो सकता है दिसंबर एंड तक आए, जनवरी में आए, ठीक है। फरवरी तक जानी नहीं चाहिए, बट स्टिल ये मान के चलो कि नोटिफिकेशन कभी भी आए आपको नोटिफिकेशन टारगेट ही नहीं करनी चाहिए, राइट। आप इन्हें टारगेट करो ना कि आपका एग्जाम कब होना है। आपका एग्जाम मार्च और अप्रैल में हो जाएगा। और मैं यहां बहुत लीनियंटली बोल रही हूं, लोग जो है वो मार्च के बाद जा भी नहीं रहे हैं। उनके अकॉर्डिंग जो प्री का एग्जाम है ना मोर और लेस मार्च में कंडक्ट हो जाना चाहिए। बट स्टिल थोड़ा सा सेफर साइड पे मैं बोल रही हूं कि मार्च और अप्रैल
मान लो कि उस टाइम पे प्री का एग्जाम होने वाला है और मेंस में लास्ट 2 टाइम से जो हरियाणा है वो मैक्सिमम 1.5 मंथ्स दे रहा है। तो बेसिकली आपके पास 6 पेपर है मेंस में और आपको 6 पेपर्स मोर और लेस 45 डेज में कंप्लीट करने हैं। आप देख लो कि 45 डेज में आप 6 सब्जेक्ट्स पे एस कर सकते हैं, जिसमें से 3 सब्जेक्ट तो नए हैं और अभी तक सिलेबस अनाउंस नहीं हुआ है, राइट। तो देखिए ये है अभी का सिचुएशन। अब मैं आपको बताती हूं क्या क्या चैलेंजेस आपको प्रीलिम्स के एग्जाम में फेस करने हैं। जब प्रीलिम्स की डेट आपके सामने होगी ना, तब आपके साथ क्या क्या होगा, राइट। तो देखिए सबसे बड़ा चैलेंज जो प्रीलिम्स का होता है ना, वो होता है सिलेबस का, कि इसका सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है। पता है क्यों वास्ट है? ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिलेबस में आपको बहुत ज्यादा लिख के दिया है, बल्कि इशू ये है कि सिलेबस में ना उन्होंने काफी ओपन एंडेड वर्ड्स लिखे हैं। जैसे जो प्री का आप सिलेबस देखोगे ना, तो उसमें स्टैटिक में क्या लिखा हुआ है? स्टैटिक में ये लिखा होगा हिस्ट्री, ठीक है, ज्योग्राफी, और सिर्फ सिंगल सिंगल लाइंस है, ठीक है। जैसे लास्ट में लिखा है जनरल साइंस, राइट। तो जब ऐसा सिलेबस गिवन होता है ना, दैट डज मीन कि वो कोई भी फ्रिंज, कोई भी होराइजन इन सब्जेक्ट्स में टच कर सकते हैं। आप उनके पास जाके ये नहीं कह सकते कि ये आउट ऑफ सिलेबस है। अब साइंस में उन्हें जो पूछना है वो पूछेंगे, क्योंकि जनरल साइंस में सब आता है, राइट। और वो लास्ट में क्या ऐड कर देते हैं? करंट अफेयर्स, कि जो भी नेशनल या इंटरनेशनल लेवल के जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, दे विल ऑल्सो बी कवर्ड। उसमें नेशनल, इंटरनेशनल, जहां के भी जो भी न्यूज है, एनीथिंग कुड बी आस्क्ड। तो बेसिकली जो प्री का सिलेबस होता है ना, वो वेल डिफाइंड नहीं है। और जो चीज वेल डिफाइंड नहीं होती है ना, वहां ऐसा होता है कि एनीथिंग अंडर द स्काई कुड बी आस्क्ड, कि उनका जो मन करेगा वो पूछेंगे, राइट। तो आपको अपना जो स्टैटिक का होराइजन है ना, उसे काफी ब्रॉडन करना होता है। और साथ साथ जो करंट अफेयर्स है ना, टेक्निकली कौन से करंट अफेयर्स करने होते हैं? टेक्निकली लोग कहेंगे 1 साल के करंट अफेयर्स कर लो, ठीक है। बट टेक्निकली क्या होता है ना, कि जो 1-2 पेपर के बीच का गैप होता है ना, उस गैप को वो करंट अफेयर्स लेते होते हैं, ठीक है। बट क्योंकि हम इतने बड़े गैप को टारगेट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं कि भाई जो एग्जाम है ना, उससे एटलीस्ट 6 महीने तक कर लो, या फिर एग्जाम से पहले के 1 साल तक कर लो। तो फिर भी वहां पर कम से कम आपको 5-6 महीने का करंट अफेयर्स तो करना ही पड़ता है, ठीक है। तो ये करंट अफेयर्स हो गया, और स्टैटिक का सिलेबस बहुत ज्यादा हो गया, एंड वी हैव टू कवर ऑल ऑफ देम, ठीक है, बिफोर द प्रीलिम्स ओनली, राइट। तो सबसे बड़ा क्या होता है? सिलेबस का होता है। सेकंड, जो करंट अफेयर्स का बैकलॉग है ना, वो बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो लास्ट में अगर आपने ये सोचा ना कि मैं 3 महीने का करंट अफेयर करूंगा, तो वो 3 महीने का करंट अफेयर भी बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो जो सबसे बड़ा इशू है वो तो यही है सिलेबस का, कि आपको सब कुछ करना है। अब आ जाओ एग्जाम डे पे। एग्जाम डे में जो इशू आने वाला है ना, वो क्या आना है कि जो हमारा एग्जाम पैटर्न है ना, वो किसी भी तरीके से चेंज हो सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि जो आपने लास्ट 3 पेपर्स है उन्हीं को आप रेफरेंस मान के तैयारी कर लोगे, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूं, 2023 में जो यूपीएससी का पेपर था ना, उसमें उन्होंने नई चीज इंट्रोड्यूस की थी। जैसे ऑप्शंस की सेटिंग में उन्होंने लिखा ओनली 1, ओनली 2, यानी 4-5 स्टेटमेंट्स दे दिए, उनमें से पूछा इन 4-5 में से सिर्फ एक स्टेटमेंट सही है, ठीक है, या फिर इन 4-5 स्टेटमेंट्स में से सिर्फ 2 स्टेटमेंट सही है, ठीक है। ऐसे करके ऑप्शन सेटिंग आई थी, ठीक है। ये कब आई थी? 2023 के यूपीएससी के पेपर में, राइट। उसके बाद हमारा जो एक हरियाणा का प्री हुआ था, उसमें उन्होंने इस पैटर्न को थोड़ा सा यूज किया था, लाइक 2-3 क्वेश्चन। अब जो रिसेंटली टीओएटीयू का एग्जाम हुआ था ना, उसमें भी जो अभी रिसेंटली हुआ था ना 2 नवंबर को, उस एग्जाम में भी इन्होंने इस पैटर्न को यूज किया है। यानी आपके एग्जाम पैटर्न जो है वो यूपीएससी से अलाइन होगा, और यूपीएससी का पैटर्न क्या है? दैट इज अनप्रेडिक्टेबल। यू कैन नेवर प्रिडिक्ट द एग्जाम पैटर्न ऑफ यूपीएससी। ऑन सेम लाइंस जो हमारा एचसीएस का प्री होगा ना, उसके पैटर्न को भी आप डिकोड नहीं कर सकते हैं, राइट। तो आपको ना जो सरप्राइज एलिमेंट्स है ना, उसके लिए तैयार होकर जाना होगा। और वो कैसे पॉसिबल है? जब आप अपनी स्किलिंग घर पे करके जाएंगे, ठीक है। तो इस चैलेंज के लिए माइंड मेकअप करके जाना, ठीक है। उसके बाद आ जाओ एग्जाम एंजाइटी पर, कि एग्जाम में इतनी एंजाइटी होती है ना कि आपकी सिली मिस्टेक्स हो ही जाती है। और ये सिली मिस्टेक्स ऐसी होती है, अगर आपका 1 या 2 नंबर से रह रहा है ना, तो ये सिली मिस्टेक्स ना आपको सोने नहीं देंगे, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि आपकी सिली मिस्टेक्स ना हो,
तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अपने दिमाग को एक्टिव रखने की, ठीक है। तो और दिमाग को एक्टिव रखने की जो प्रैक्टिस है ना, वो एग्जाम से 10-15 दिन पहले नहीं हो सकती। उस प्रैक्टिस को आपको कम से कम 2-3 महीने तक करना पड़ेगा। देखिए अभी दिसंबर चल रहा है, अगर मार्च अप्रैल में प्री लिखना है ना आपको, तो इस जो ये एग्जाम एंजाइटी को टैकल करने की जो स्किलिंग है ना, वो आज से ही शुरू करनी पड़ेगी, राइट। तो ये चैलेंजेस आप जो है प्री के एग्जाम में फेस करते हो। पहला चैलेंज आपका सिलेबस का होता है, दूसरा चैलेंज टाइम का होता है कि टाइम सिलेबस के विद रिस्पेक्ट टू बहुत कम होता है, ठीक है। तीसरा चैलेंज क्या होता है, जो करंट अफेयर्स का बैकलॉग है उसे मैनेज करना, राइट। फोर्थ चैलेंज क्या होता है कि एग्जाम का नेचर इज हाईली अनप्रेडिक्टेबल, यू हैव टू बी रेडी फॉर द सरप्राइज एलिमेंट्स दैट यू विल गेट ऑन द डे ऑफ एग्जाम। जब एग्जाम में आएगा तभी पता चलेगा कि भाई क्या क्या मतलब कैसा पेपर आया आपके सामने, राइट। एंड लास्ट इज कि हमें अगर अपने आउटपुट्स को मैक्सिमाइज करना है तो हमें सिली मिस्टेक्स को मिनिमाइज करना है, राइट। तो देखो एंजाइटी जो होती है ना एग्जाम में, सबके साथ होती है, सबके साथ। लाइक दे आर वेरी रेयर पीपल जिनको एंजाइटी ना हो, ठीक है। तो हम लोग अपने आप को रेयर पीपल में काउंट नहीं कर सकते, राइट। एक्सेप्शंस को कभी रूल नहीं बनाया जा सकता, तो रूल हमेशा नॉर्मल जो होगा ना उसी से ही बनेगा। तो एग्जाम एंजाइटी, ठीक है, ये जो है ये नॉर्मल है, ये सबके साथ होता है, हमें इसे मैनेज करना सीखना है। मैनेज कैसे करेंगे, हम सिली मिस्टेक्स कम से कम करके आएंगे, ठीक है। अगर किसी इंसान की सिली मिस्टेक 1 या 2 होती है ना, सिर्फ 1 या 2, तो भी मैं मानती हूं कि भाई बहुत अच्छा परफॉर्म करके आया है, क्योंकि मैं जानती हूं कि जो HCS का एग्जाम होता है ना उसमें लोग कम से कम 10-12 सिली मिस्टेक्स करके आते हैं। और मैं आपको बताती हूँ लॉजिक क्या है, क्यों HCS के पेपर में सबसे ज्यादा सिली मिस्टेक्स होती है। क्योंकि एक तो वो जो पेपर की सेटिंग करते हैं ना, जो क्वेश्चंस का जो फॉर्मेट होता है, ठीक है, वो बहुत टाइट होगा, तो बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है। दूसरी बात, वो लोग ना ऐसे टर्म्स यूज करते हैं, जैसे मान लो नॉट करेक्ट, ठीक है, नॉट करेक्ट लिखेंगे तो आपने अगर नॉट मिस कर दिया तो आपका गलत हो गया, ठीक है। फिर वो इनकरेक्ट लिखते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी में आपको इन दिखेगा ही नहीं, और वेरी सरप्राइजिंगली वो अनकरेक्ट भी लिखते हैं, ठीक है। HPSC में आपको अनकरेक्ट भी दिखेगा, हालांकि अनकरेक्ट जो है वो इंग्लिश के अकॉर्डिंग वर्ड गलत है, बट स्टिल दे यूज इट, राइट। तो मैंने एक बार एक पेपर को बहुत ध्यान से एनालाइज किया था, और उस एनालिसिस के बेस पर मैं आपको बता रही हूं कि ये नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट, अनकरेक्ट, ये सब के सब आपको वहां देखने को मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात, जैसे स्टेटमेंट्स दी होती हैं, इसको एक बार रब करते हैं। देखिए जो ना स्टेटमेंट्स गिवन होती है ना, कि मान लो क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन में यहां पर देखो क्वेश्चन में क्या होता है, जो प्री का होता है उसमें आपके पास यहां लिखा होगा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। तो और उसके बाद स्टेटमेंट्स हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन होगा, विच ऑफ द अबव गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। फिर आपके पास ऑप्शंस होंगे ABCD, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन वाली जो स्टेटमेंट है ना, वो ऊपर भी लिखी जा सकती है, और क्वेश्चन वाली स्टेटमेंट आपकी स्टेटमेंट के नीचे और ऑप्शन से ऊपर भी लिखी जा सकती है। यानी आपसे जो करेक्ट इनकरेक्ट है ना, वो ऊपर भी लिखा जा सकता है और नीचे भी लिखा जा सकता है ना। तो देखो कितने चांसेस है एक क्वेश्चन को सिर्फ नॉट के साथ बदलने की, ठीक है। हो सकता है कि आपका नॉट करेक्ट जो है वो ऊपर लिखा हो, एक तरीका, नॉट करेक्ट की जगह इनकरेक्ट लिखा हो, राइट। और एक जो उनका रैंडम वर्ड है अनकरेक्ट, वो भी यहां पे लिखा जा सकता है, ठीक है। 3 प्रोबेबिलिटीज तो ऊपर आ गई, ठीक है, ये सही 3 प्रोबेबिलिटीज यहां पर आ जाएंगी, तो टोटल जो है ना 6 प्रोबेबिलिटीज हैं एक क्वेश्चन को मोल्ड करने की। यानी आपको अपने आप को चौकन्ना रखना है, वो ये पढ़ते हुए भी और ये पढ़ते हुए भी, राइट। तो दिस इज द थिंग विच यू हैव टू प्रैक्टिस, राइट। तो ये है प्री के चैलेंजेस जहां आपको वर्क करना है, राइट। अब आ जाओ मेंस के चैलेंजेस पे। तो देखो मेंस का सबसे बड़ा चैलेंज पता क्या होता है, किसी का भी सबसे बड़ा चैलेंज होता है पेपर पूरा करना। 20 क्वेश्चंस आपको लिखने होंगे, ठीक है, कितने, 3 घंटे में। और ये आप बिना प्रैक्टिस के कर ही नहीं सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपने घर बैठ के 3 घंटे में 20 क्वेश्चंस नहीं लिखे हैं ना, तो आप एग्जाम में पेपर कंप्लीट कर ही नहीं सकते। इनफैक्ट मैं आपको एक और बात बताती हूं, अगर आप 3 घंटे में घर पे बैठ के
15 क्वेश्चन भी लिख पा रहे हो ना, 15 क्वेश्चन तक भी पहुंच गए, अगर 15 क्वेश्चन तक पहुंच गए, देन आई कुड से कि हाँ आप एग्जाम में जो है वो 20 क्वेश्चन लिखाओगे। अगर पेपर कंप्लीट नहीं होता तो आप रेस में नहीं हो, आप रेस में ही नहीं हो। अगर हर पेपर में आप एक एक क्वेश्चन छोड़ आए ना तो आपका इंटरव्यू कॉल आ ही नहीं सकता। और मैं ये मजाक नहीं कर रही हूं, ये बात सच है। आपको एनीवेज आज जो आपका टारगेट होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि मैं 6 के 6 पेपर में सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आऊंगा। ये जो है ये अनडिस्प्यूटेड है, अनडिस्प्यूटेड। आप इसमें कोई किंतु परंतु अगर वगर कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। आपको ये चीज तो करनी ही है, कैसे भी करो बट पेपर पूरा करके ही आना है। देखो 6 पेपर होने हैं, वो आपको छुट्टी नहीं देंगे, तो आप में इतना एंड्योरेंस होना चाहिए कि आप एक दिन में 2 पेपर लिख के आ रहे हो, दोनों पेपर में 3-3 घंटे में पूरा पूरा पेपर करके आ रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहला चैलेंज जो होता है मेंस का वो यही होता है। और एक और चीज, यूपीएससी कम पेजेस देता है और पर एचसीएस जो है ना वो बहुत ज्यादा पेजेस देता है। आपको 3 घंटे में कम से कम 60-70 पेज लिखते हैं, कम से कम 60-70। ठीक है, तो इसलिए अपनी स्पीड पर और अपने कंटेंट पे अभी से वर्क करना शुरू कर दो। और मेंस में सिर्फ वही लिख पाता है जिसकी रिकॉल हैबिट अच्छी होती है। देखिए जो प्री का गेम है ना वो रिकॉग्निशन का गेम है। द रीजन बीइंग आंसर्स आपके सामने हैं, आपको वहीं से चुनना है कि सही आंसर क्या है। बट मेंस इज नॉट अ गेम ऑफ रिकॉग्निशन। वहां पर सिर्फ सिर्फ याद आ जाए वो काफी नहीं है, आपको अच्छे से अपने फैक्ट्स को रिकॉल करना होता है, तभी आप उन्हें लिख पाएंगे। याद रखना कि मेंस ना सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव लिखने के लिए ना आपको सारे फैक्ट्स याद होने चाहिए। जैसे मान लो कोई पॉलिटी का सवाल है, आपसे आ जाए कि आपको सेंटर स्टेट रिलेशंस में लिखना है कि जो यूनियन लिस्ट में आपको यूनियन जो है वो कब स्टेट लिस्ट में लेजिस्लेट कर सकती है, मान लो ये आ जाए, तो आपके दिमाग में ना क्लियर होना चाहिए कि मुझे आर्टिकल 249, 250, 252, 352, 356 ये सब आर्टिकल्स लिखने हैं। राइट, तो आपके दिमाग में आर्टिकल्स अगर रिकॉल आप कर पाए ना तो ही आप उसके 5 या 6 पॉइंट्स लिख पाएंगे। तो इस तरीके से तैयारी करनी है कि आप घर पे ही रिकॉलिंग हैबिट बिल्ड करें। ठीक है, तो ये जो टू रिकॉल है ना ये इसका चैलेंज होता है। जो इसे मास्टरी नहीं करता ना वो यहां तक पहुंच ही नहीं पाता। राइट, अगर आप चाहते हैं पेपर कंप्लीट हो तो ये जो रिकॉलिंग हैबिट है ना इसको प्रैक्टिस करो जितना हो सकता है। राइट, अब तीसरा इशू है वो देखो स्पेलिंग एरर्स। स्पेलिंग एरर्स ऐसी चीज है, देखिए इंग्लिश भी है हिंदी भी है, और हरियाणा की स्पेशलिटी ये है कि वो आपको इंग्लिश में भी फेल कर सकते हैं, आपको हिंदी में भी फेल कर सकते हैं। अगेन मैं एक पुराना इंसिडेंट आपको बताती हूँ। जो 2023 का पेपर हुआ था ना उसमें मेंस की सीट जो है वो 100+ थी। राइट, और मेंस टेक्निकली 3 गुना लोग बुलाए जाते हैं, 2.5 या 3 गुना लोग इंटरव्यू के लिए बुलाए जाते हैं, यानी इतने लोग होने चाहिए। अगर 100 सीट है तो कम से कम 300 लोगों का इंटरव्यू होना चाहिए। ठीक है, बट जो 2023 में ना सिर्फ 66 लोग ऐसे थे जिसे उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाया था। वो अलग बात है 66 जो ये लोग थे इन सबका हो भी गया था वो, क्योंकि उन्होंने जितनी सीट थी उससे बहुत कम लोगों को इंटरव्यू कॉल के लिए बुलाया। द रीजन बीइंग जो बाकी लोग थे ना वो इनका जो क्वालिफाइंग पैटर्न था कि आपके इंग्लिश और हिंदी में आप क्वालिफाई करेंगे अदरवाइज आपके पेपर चेक नहीं होंगे। तो एक कंडीशन ये होती है। दूसरी कंडीशन ये होती है कि जो ओवरऑल मार्क्स होते हैं ना उनमें आपके 40% से ज्यादा होनी चाहिए। तो यहां 40% और इंग्लिश और हिंदी में 33%, ये जो इसकी कंडीशन है ना वो मीट होनी चाहिए। तो इसका मतलब वहां पर सिर्फ 66 लोग ऐसे थे जो इन दोनों क्राइटेरियाज को मीट कर पाए थे। ये दोनों क्राइटेरिया प्लस है, ये दोनों ही क्राइटेरिया मीट करने होते हैं। तो बेसिकली क्या है, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हो चाहे आपकी हिंदी मीडियम के हो, आपको लैंग्वेज पेपर में पास होना है। ठीक है, तो जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो हिंदी में मिस्टेक करते हैं, जो हिंदी वाले हैं वो इंग्लिश में मिस्टेक करते हैं, एंड देयर आर वेरी लेस पीपल जो दोनों में जिसकी कमांड होती है। तो बेसिकली एक में कमांड हर इंसान की होती है, दूसरे में कमांड आपको बनानी पड़ती है। ठीक है, जो दूसरे पे जो कमांड बनती है ना, अगेन ये जो है ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, इसमें समय लगता है। जब प्री और मेंस के बीच का टाइम होगा ना उस टाइम पे आप अपनी लैंग्वेज पे वर्क नहीं कर सकते। लैंग्वेज पर अगर वर्क करना है तो आज ही करना पड़ेगा। राइट, तो इन दैट केस आई एम टेलिंग यू कि ये जो एरर है ना स्पेलिंग एरर वो नहीं करनी है।
स्पेलिंग एरर समझ लो, मैं हिंदी वाली स्पेलिंग एरर की भी बात कर रही हूँ, जो ग्रामेटिकल एरर्स हैं, ये इशू है, ये बहुत लोगों के साथ है। जैसे जो इंग्लिश मीडियम के लोग हैं वो हिंदी में स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत ज्यादा करते हैं। इन द सेम वे जो हिंदी के लोग हैं ना वो इंग्लिश में स्पेलिंग एरर्स बहुत करते हैं और इसका सबसे ज्यादा नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है। तो इस पे भी आपको वर्क करना शुरू करना है, राइट। ये भी एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस से ही होता है, राइट। तो ये हो गया हमारा तीसरा चैलेंज। चौथा चैलेंज जो है वो एग्जाम टाइम की मैं बताती हूँ, ठीक है। चलो ठीक है, सबको पेपर कंप्लीट करना है, ये मैं समझ रही हूँ, बट आपको पता है स्टार्टिंग में जैसे ही बेल बजती है ना, आप शुरू के कम से कम 10-15 मिनट सोच ही नहीं पाते हो, ठीक है। आप बिल्कुल ऐसे ब्लैंक हो जाओगे। तो जो वो बिगनिंग है ना किसी भी चीज पे, वो बिगनिंग बहुत मुश्किल होती है, ठीक है। तो अगर आपको बिगनिंग सीखनी है ना तो ये आपको रोज ना अपने घर पे प्रैक्टिस करके सीखनी पड़ेगी, राइट। सो दिस इज द केस, बिगनिंग इज टफ, इट टेक्स टाइम टू ब्रेक द इनर्शिया इन मॉर्निंग हाफ। तो आपको अपना जो मॉर्निंग हाफ है ना उसे एक्टिव करना है, राइट। और मॉर्निंग हाफ को अगर एक्टिव करना है तो अगेन उसमें समय लगेगा। जैसे किसी की नेचुरल क्लॉक होती है, नेचुरल क्लॉक समझते हो, कुछ लोग अर्ली बर्ड्स होते हैं, कुछ लोग जो है लेट नाइट फाइट करते हैं। जो अर्ली बर्ड्स होते हैं ना वो 9 बजे तक आते आते थक जाते हैं, राइट। तो 9-10 बजे उनका जो माइंड है ना वो एक्टिव फॉर्म में नहीं होता। अब आ जाओ लेट बर्ड्स पे, जो लेट बर्ड्स है ना वो उठते ही इतना लेट है कि उन्हें एक्टिव होने में इतना टाइम लग जाता है कि 11-12 बजे वो अपना एक्टिव मोड में आते हैं, राइट। क्योंकि उनके पीक आवर्स होते हैं 5-6 बजे वाले। तो इन एनी केस आप चाहे अर्ली बर्ड हो चाहे आप लेट लतीस हैं, दोनों ही केस में आपको इस तरीके की सेटिंग करनी है कि जो मॉर्निंग का फर्स्ट हाफ है यानी बिफोर लंच वाला जो टाइम है ना उसमें आपको अपने आप को एक्टिव करना है, राइट। अगेन दिस इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, इसके लिए भी 6 महीने कम होते हैं, मतलब आपके पास अभी समय कम है, समय यूटिलाइज करो। एंड द लास्ट इज पेन, कि कौन से पेन पे आपका हाथ जमेगा ये भी आपको अभी पीस टाइम में ही जानना होगा, राइट। तो देखिए मैंने आपको चैलेंजेस बता दिया है, अब आप देख लो कि आपको नोटिफिकेशन की वेट करनी है या नहीं करनी है। आप उस स्टेज पर हो कि आप नोटिफिकेशन के लिए समय बर्बाद कर सकते हो, क्या आप ऐसी वेट के लिए अपने आप को या अपने गोल्स को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो, राइट। सो दैट्स द थिंग। तो बेसिकली आप देखो अभी मैं इसको पीस टाइम क्यों कह रही हूं, अदरवाइज तो जैसे ही रूल्स अनाउंस हुए थे तो जो ये पीस टाइम है ना ये पीस टाइम रहा नहीं है, क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है कि एक जीएस पेपर के जगह 4 जीएस पेपर आएंगे और उसके सिलेबस अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है। ये तो हम आइडिया लगा रहे हैं बिकॉज ऑफ यूपी वाला जो एग्जाम है, कि यूपी में क्या होता है कि वो यूपीएससी पैटर्न पे ही एग्जाम लेता है, ठीक है, बट वहां पर जो यूपी स्पेसिफिक है ना उसके अलग पेपर हैं, बट यहां पर हरियाणा स्पेसिफिक अलग पेपर नहीं किए, ठीक है। तो क्या होगा कि हरियाणा की हिस्ट्री, हरियाणा की ज्योग्राफी, हरियाणा की इकोनॉमी, ये सारे के सारे इंटीग्रेट किए जाएंगे अपने जीएस पेपर के साथ। मतलब जनरली होगा क्या, जैसे पेपर 1 जो है जीएस 1 उसका सिलेबस जो है यूपीएससी का ही होगा, बट उसमें वो ऐड कर देंगे कि एक नीचे एक लाइन लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि जो भी चीज आपको इंडिया के विज़िवी करनी है वो आप हरियाणा के विज़िवी भी करो, ठीक है। तो आप समझ रहे हो कि जो यूपीएससी वाले हैं ना उनको भी हरियाणा पढ़ना पड़ेगा, राइट। तो ऐसे करके होगा जीएस 2 में भी पूरे सिलेबस के नीचे हरियाणा की एक लाइन लिख देंगे, ठीक है, और जीएस 3 में भी यही होगा। तो बेसिकली आपका जो सिलेबस होगा ना वो इतना वास्ट होगा कि एक तरफ तो आप जीएस रेडी कर रहे होगे, राइट, जिसकी हमें प्रैक्टिस नहीं है इतनी, क्योंकि हमने 4 जीएस थोड़ी ना लिखे, हमने तो एक ही जीएस लिखा था। दूसरी तरफ आप अपना हरियाणा भी स्ट्रॉन्ग कर रहे होगे कि आपको हरियाणा की हिस्ट्री करनी पड़ेगी, हरियाणा की ज्योग्राफी करनी पड़ेगी एंड ऑल दैट स्टफ। एंड प्लस एक और चीज बता रही हूं, अगर ये एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं भी किया ना तो भी आपको करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा कि मैं हरियाणा का हूं। आप पेपर के साथ पैक होगे तो जाओगे नहीं, तो आपके पेपर में ही उसे दिखना चाहिए ना कि आप हरियाणा की जो इश्यूज हैं उनसे अवेयर हैं, आपको हरियाणा की हिस्ट्री पता है, आपको हरियाणा की ज्योग्राफी समझ में आती है। तो जो नॉर्मल क्वेश्चंस होंगे ना वहां पे आपको हरियाणा खुद से डालना पड़ेगा, तभी आपको बाकियों के कंपैरिजन में एज मिलेगी। तो इन एनी वे वो दे या ना दे ये चीज आपको करनी ही पड़ेगी, राइट। तो इन दैट केस ये सब चीजें एकदम से नहीं पॉसिबल है, राइट। उन सब के लिए आपको आज प्लान करना पड़ेगा, राइट। तो दैट्स द थिंग, इसीलिए मैं कहती हूं स्वेट इन पीस देन टू ब्लीड इन वॉर, ये आएगा,
ठीक है, स्वेट इन पीस देन टू ब्लीड इन वॉर। अगर आप वॉर में ब्लीडिंग बचाना चाहते हैं ना, तो आप पीस टाइम में ना जितना स्वेट, जितना पसीना बहा सकते हो उतना बहा लो, राइट। ये जो टाइम है ना, ये स्किलिंग का है, आर्ट डेवलप करने का है, राइट। अगर मेंस में एस करना है तो बिल्ड हैबिट ऑफ आर्ट ऑफ राइटिंग, राइट। वही अगर आपको प्री में एस करना है तो लर्न आर्ट ऑफ अटेम्प्टिंग, आर्ट ऑफ अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस, राइट। तो अपने स्किल पर वर्क करो। दिस इज द टाइम व्हेन यू शुड वर्क फॉर स्किल। आप नहीं करोगे ना तो लोग कर रहे हैं, ठीक है। जिसको सीट चाहिए, जिसको एसडीएम बनना है, वो टाइम वेस्ट नहीं कर रहा होगा, वो नोटिफिकेशन नहीं खेल रहा होगा, वो नहीं वेट कर रहा होगा नोटिफिकेशन की। तो प्लीज आप इस वेट से ना बाहर आ जाओ, प्लीज डोंट वेट फॉर दिस। जिस दिन होगा हो जाएगा। एग्जाम जो है वो अब इतना आसान नहीं है, राइट। तो क्या क्या करना है आपको? अपनी आर्ट ऑफ राइटिंग बिल्ड करनी है, अपनी वीकनेसेस पे वर्क करना है और अपनी स्ट्रेंथ को समझना है, ठीक है। ये सब काम आपको अभी पीस टाइम स्ट्रैटेजी में करना होगा, राइट। तो देखिए करेंगे कैसे, करेंगे कैसे? देखो ये साइकिल है, इसी साइकिल को दिमाग में बैठा लो कि सबसे पहले अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करो। जैसे मैं सबसे बड़ी जो वीकनेस किसी की मानती हूँ ना, जिसमें सबसे ज्यादा समय लगता है, वो लगता है लैंग्वेज में। अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो आप इंग्लिश के एडिटोरियल्स पढ़ना शुरू करिए, आप इंग्लिश पे कमांड बनाना शुरू करिए। अगर आपकी हिंदी वीक है तो आप हिंदी पे वर्क करिए, क्योंकि जो क्वालिफाइंग पेपर्स हैं इनके पहली बात तो मार्क्स भी काउंट होंगे। जो क्वालिफाइंग पेपर है उनके मार्क्स भी काउंट होते हैं, प्लस आपको उन्हें क्वालिफाई भी करना होता है, ठीक है। तो डबल चेक है इसमें। तो जो ये डबल चेक है ना, इसको हैंडल करने के लिए आपको आज से ही वर्क करना पड़ेगा। सबसे चैलेंजिंग पेपर यहां पे लैंग्वेज के होते हैं। अगर उसमें आप फेल कर गए तो आपका पूरा पेपर जो है, बाकी 4 पेपर्स है ना, वो चेक भी नहीं होंगे, राइट। तो सबसे पहले जो भी आपके वीक एरियाज है ना, उन्हें आइडेंटिफाई करो। जो लैंग्वेज का इशू है, लैंग्वेज का इशू देखो, या फिर आपसे पेपर अटेम्प्ट नहीं हो रहा तो आप अपनी राइटिंग प्रैक्टिस करो। अगर आपको समझने में दिक्कत है तो उसे बार बार पढ़ो। अगर आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं तो लिख लिख के पढ़ो। जो भी है, सबसे पहले अपने वीक एरियाज आइडेंटिफाई करो, ठीक है। उसके बाद उस पे फर्स्ट लेवल क्या होता है कि अपनी लैंग्वेज पे कमांड बनाना शुरू करो, राइट। देखिए HCS ही है जिसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों पर आपकी कमांड होनी जरूरी है, राइट। तो हर बंदा ना इसमें कहीं ना कहीं अटक जाता है, क्योंकि हम सब ने जो है या तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई की है या हिंदी मीडियम में पढ़ाई की है, राइट। तो हम सभी कहीं ना कहीं अटकते हैं। तो इसलिए अपनी लैंग्वेज पे कमांड बनाओ। फिर तीसरा पॉइंट क्या होता है? सिलेबस इंटरनलाइज। देखो अब तक क्या था कि सिलेबस हमारे पास जो था ना, वो HPSC ने HCS का दे रखा था और बहुत एक्सप्लिसिट सिलेबस था, ऐसी बात नहीं है। GS में सब कुछ ऑलरेडी कवर्ड था, ठीक है। तो हम क्या कहते थे कि एक UPSC का सिलेबस है, एक HCS का सिलेबस है। तो वोकैबुलरी निकालने के लिए UPSC का सिलेबस याद कर लो और क्या पढ़ना है ये जानने के लिए HCS का सिलेबस कर लो, ठीक है। तो जब तक आपके पास नया सिलेबस नहीं आता है तब तक आप जो UPSC का सिलेबस है ना, उसे इंटरनलाइज करना शुरू करो, क्योंकि एनीवे आपको UPSC का सिलेबस याद करना ही पड़ता है। क्यों याद करना पड़ता है? क्योंकि वहीं से वोकैब आती है। जो GS की वोकैब है ना, वो आती है UPSC के सिलेबस से, राइट। आपको मतलब मजाक लग रहा होगा, बट एक बार एक काम करना, UPSC का सिलेबस निकाल के ना पढ़ना, ठीक है। सिर्फ पढ़ना, आपको समझ में आ जाएगा क्यों मैं बार बार ये कह रही हूं कि आपको सिलेबस इंटरनलाइज करना ही पड़ेगा, ठीक है। जब तक मेन सिलेबस आ नहीं रहा है तब तक UPSC के सिलेबस को बेस मानकर उस सिलेबस को याद कर लो, ठीक है। लिटरली याद कर लो बोल रही हूं मैं। क्यों? क्योंकि हमें जो GS के आंसर्स लिखने हैं ना, उसके लिए जो वोकैबुलरी चाहिए होती है वो उसी सिलेबस से आपको मिलेगी, राइट। तो इसके बाद आपको ये काम करना है। देन हम क्या करेंगे? हम अपने हैंडी नोट्स बनाएंगे। देखिए अगर मेंस में ना आपके पास हर सब्जेक्ट के कम से कम मिनिमम नोट्स होने चाहिए, एज इन कि आपके पास सिर्फ 20-25 पेज होने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। मैक्सिमम लगा लो 50 पेज होंगे। हर पेपर पे आपके पास 50 पेज होने चाहिए, जिसे आप बहुत कम टाइम में रिवाइज कर सको,
राइट तो अपने जो रिविजनरी हैंडी शॉर्ट नोट्स है ना, वहां तक पहुंचने के लिए आपको अपनी ये नोट्स की जर्नी जल्दी शुरू करनी पड़ेगी। राइट तो अपने हैंडी नोट्स बनाओ और लास्ट में आप अपनी जो आर्ट ऑफ राइटिंग है ना उस पर वर्क करना शुरू करो, ताकि हमारा जो पेपर है ना वो कंप्लीट होना शुरू हो जाए। इनफैक्ट एक और चीज बताती हूँ, अगर आपके पहले पेपर पूरे होते थे ना और आपने 2-3 साल से कोई पेपर नहीं लिखा, ठीक है, अगर 6 महीने का भी गैप है ना आपके लास्ट पेपर लिखने में और अभी में, तो भी आपको जो अपनी आर्ट ऑफ राइटिंग है उस पर दोबारा वर्क करना पड़ेगा। यू हैव टू प्रैक्टिस। बिना प्रैक्टिस के मेंस कभी नहीं निकल सकता, पॉसिबल ही नहीं है। आपको लिख लिख के पढ़ना पड़ेगा, देयर इज नो अदर चॉइस टू दैट, राइट। तो दीज आर द थिंग्स विच वी नीड टू डू। पहले अपने वीक एरियाज आइडेंटिफाई करो, अपनी लैंग्वेज पे कमांड करो, सिलेबस को इंटरनलाइज करो, हैंडी नोट्स बनाओ और फिर जो आपकी आर्ट ऑफ राइटिंग है कि रोज लिखना शुरू करो, ठीक है। दिस इज व्हाट यू नीड टू डू, राइट। तो उसके बाद फाइनल वर्डिक्ट क्या है कि देखो सॉल्यूशन जो है डेली प्रैक्टिस करने में है। यू हैव टू प्रैक्टिस डेली, चाहे प्री की बात हो चाहे मेंस की बात हो, जहां पे सिलेबस कन्वर्ज हो रहा है वहां पर आप जस्ट एक थंब रूल बना लो और वो थंब रूल ये है कि लिख लिख कर पढ़ना है, राइट। अब प्लीज नोटिफिकेशन खेलना बंद कर दो, नोटिफिकेशन की वेट करना बंद कर दो। अगर सच में SDM DSP जो भी टारगेट कर रहे हो, जो भी बनना चाहते हो, अगर बनना है तो प्लीज स्टार्ट वर्किंग, राइट। जो भी हो सकता है, जितना भी हो सकता है, वी आर हियर टू सपोर्ट यू, राइट। जो इनफैक्ट मेरी रोज डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस आती है प्लेटफॉर्म पे, लाइव क्लासेस हैं 8 AM इन द मॉर्निंग, जिसमें हम सीखते हैं कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। जो प्री के क्वेश्चंस हैं उन्हें अटेम्प्ट करने की जो आर्ट है ना उस पर हम रोज सुबह वर्क करते हैं। इफ यू वांट टू वर्क ऑन द आर्ट ऑफ अटेम्प्टिंग प्रीलिम्स के क्वेश्चंस, यू कैन अटेंड क्लास लाइव, जो कि डेली मॉर्निंग में 8 AM होती है, राइट। सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। अगर कोई भी आपको मेरी वीडियोस का अपडेट चाहिए या कोई भी वीडियो का PDF चाहिए तो आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ये मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। सो विद दिस आई एंड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर एंडेवर्स, राइट। थैंक यू।